आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो खासकर जो बिगनर्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो चैप्टर से बन जाएगी। किन चीज़ों का आपको एग्जामिनेशन से ध्यान रखना है, जो प्रीलिम्स या मेंस के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। आई होप कि जो लास्ट सेशन मेरा हुआ था उसमें मैंने चैप्टर 1 और 2 डिस्कस किया था, और वो आई होप कि वो वीडियो आपने देख लिया है, वो सेशन आपने देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो आप जो हम प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाके वो आप इकोनॉमी सर्वे की वीडियो देख सकते हैं, या मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। राइट, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 हमारी बात करता है पब्लिक फाइनेंस की। पब्लिक फाइनेंस क्या चीज़ होती है? इसमें हम जो भी हमारी गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और डेट लाइबिलिटीज़ हैं, तो उनके मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और अंडर द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2003 हर स्टेट्स गवर्नमेंट को जो है वो डायरेक्शन मिली होती है कि उसको अपनी फिजिकल प्रोफाइल अच्छे से मैनेज करनी है, मेंटेन करनी है, अपने जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से एक्सप्लॉइट करने हैं, अपने रेवेन्यूज जो है वो बढ़ाने हैं। राइट, अगर रेवेन्यू रिसीट्स ज़्यादा होती हैं तभी हम अच्छी तरह से जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं और उनके ऊपर एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग, इस पर्टिकुलर आप टेबल को देखोगे चैप्टर में जब जाओगे तो वहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें भी काफ़ी मेंशन की गई हैं, लेकिन जिन फैक्ट्स के ऊपर मैं अभी यहाँ पे टिक करूँगा वो आपने अच्छे से नोट करने हैं, क्योंकि देखिए वही फैक्ट्स आपको स्टेटमेंट्स के थ्रू जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, तो उन्हीं को भी आपने अच्छे से नोट करना है। आप एक A4 शीट ले सकते हैं और जो जो फैक्ट्स मैं आपको बताता रहूँगा उनको आपने अच्छे से नोट करते रहना है। ठीक है, फाइन। तो वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पर देखिए, जो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, पहले तो ये बात हो रही है फिजिकल प्रोफाइल ऑफ एचपी की। ये टेबल सबसे पहले आपके पास यहाँ पे दिखेगा, जिसमें हमारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं टोटल कितनी है, 38,000 करोड़ है। अगर हम रिसेंट 2023-24 के बजटरी एस्टिमेट्स को देखें तो 38,000 करोड़, और अगर लास्ट ईयर के बजट को देखें, रिवाइज एस्टिमेट्स को देखें, तो 38,945 करोड़ थे हमारी रेवेन्यू रिसीट्स, जो कि यहाँ पे दिख रहा है क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, हमारी रेवेन्यू रिसीट्स में कमी आई है। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स के जो कंपोनेंट्स हैं, टैक्स रेवेन्यू होता है हमारा, जिसमें इंक्लूडिंग सेंट्रल शेयर। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू क्या चीज़ होती है, जिसमें जितने सारे के सारे जो भी हम टैक्स जहाँ से लेते हैं, ठीक है, एंटिटी से, चाहे हमारे कॉर्पोरेट टैक्स है, इसमें कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, हमारा जीएसटी हो गया, गुड एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, एक्साइज एंड कस्टम हो गया। ठीक है, और साथ में क्या, हमारा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। तो ये हमारे मेजर मेजर जो है टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज हैं। ठीक है, और जो सेकंड है स्टेट की ऑन नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, उनके बारे में बाद में बात करूँगा, पहले ये देख लीजिए यहाँ पे कि जो मेरे टैक्स रेवेन्यू जो सोर्सेज हैं वो कितने हैं। जो टैक्स रेवेन्यू की जो रिसिट्स हैं वो कितनी है, 21,000 करोड़ है, और 18,000 करोड़ थी हमारी 2022-23 के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि क्या हमारी जो रेवेन्यू, जो टैक्स रेवेन्यू, जो हमारी रिसिट्स हैं वो बड़ी हैं। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू जो है रिसीट्स हमारी बड़ी हैं, इंक्रीज हुई हैं। और उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं स्टेट के ऑन नॉन टैक्स रेवेन्यू। ऑन नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमारे पास सेल ऑफ योर पावर, हमें पता है कि हमारे जो पोटेंशियल, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमें इनकम दे रहे हैं, जो हमारे रिसीट्स बढ़ा रहे हैं, जैसे कि हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं। ठीक है, तो जहाँ से जो हम बिजली को बेच रहे हैं वहाँ से जो पैसा बन रहा है वो हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। ठीक है, और इसमें और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कोई जनरल सर्विसेज हैं, या हमारे पास जो बेसिक सोशल वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वहाँ से कुछ जो पैसा आ रहा है, जैसे मेडिकल की हम हेल्थ की बात कर ले, वहाँ से सरकार कुछ पैसा कलेक्ट कर रही है लोगों से, या ट्रांसपोर्ट की हम बात कर लेते हैं तो वहाँ से कुछ जो पैसा कलेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जो भी सर्विसेज लोगों के लिए हैं और वहाँ से जो पैसा ले रही है सरकार, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाता है। ठीक है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमारे जो इंटरेस्ट है, मतलब हमने किसी को लोन दिया और वहाँ से जो हमें इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है, या हमने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू जो कुछ हमने कोई प्रोजेक्ट बना एस्टेब्लिश किया, उसके थ्रू जो पैसा आ रहा है, मनी आ रहा है। ठीक है, और जो प्रॉफिट एंड डिविडेंड है, ये हमें कहीं किसी जगह पे हमने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, वहाँ से जो प्रॉफिट एंड डिविडेंड बन रहा है, तो वो पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। ठीक है, तो कितना ये 3,447 करोड़ है 2023-24 की अगर हम बात करें तो। राइट, सो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। और ग्रांट्स इन एड, देखिए बहुत सारा जो हमारा रेवेन्यू रिसीट्स का जो पार्ट है ना, ग्रांट इन एड से आता है। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इन चीज़ों के ऊपर, जो कि एक तरह की एक ड्रॉबैक भी है आपके मेंस में। ध्यान रखो यहाँ पे एक चीज़ कि जो GS3 का जो आपका मेंस का जो यूनिट 1 है और सब यूनिट 3 है, वहाँ पे एक
आपका टॉपिक आता है टैक्स बेस हमारा कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। हमारे जो इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो कौन से हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज कौन से हैं, और वहीं सारी चीज़ें वहाँ भी लिखा गया है कि क्या जो है वो ड्रॉबैक्स हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के, या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के। तो वो टॉपिक का नाम है मेंस का। तो उस कंटेक्स्ट में इन चीज़ों के बारे में समझ होना, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना वो बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है। अब देखिए ग्रांट्स नीड कितने हैं, 13,000 करोड़ है। इन फिगर्स को आप अगर नोट कर लें अपनी कॉपी पे तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और हमारी टोटल रेवेन्यू सीट्स में नंबर 1 पे हमारे टैक्स रेवेन्यू, नंबर 2 पे नॉन टैक्स रेवेन्यू, नंबर 3 पे हमारे पास जो है दैट इज योर ग्रांट्स इन एड। तो ये कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद देखिए ये डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ रिसिट्स हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, तो इनको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और रिकवरी ऑफ लोन्स, अगर हम कहीं पे से हमने रिकवरीज की है, ठीक है, तो 26 करोड़ है, बहुत कम है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो 53,000 करोड़ है, जो कि आपको पता है कि कहाँ हम कितना डेफिसिट है अपने इसमें, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है, रेवेन्यू हमारा कम है, तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होने चाहिए, एक्सपेंडिचर फिर भी अगर हमें ज़्यादा कम पैसा जो है हमें खर्च करना पड़ रहा है अपनी पॉकेट से, तो वो अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे फिर भी हम डेफिसिट में हैं। और रेवेन्यू उसमें उसके जो कंपोनेंट हैं, टोटल एक्सपेंडिचर के जो कंपोनेंट हैं, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखिए जो हमारे कमिटेड एक्सपेंडिचर है, राइट, मतलब जहाँ पे हमने पैसा देना ही देना है, जैसे सैलरीज हैं, पेंशन हैं, सब्सिडीज हैं, ठीक है। और कमिटेड एक्सपेंडिचर जहाँ पे लोगों के वेलफेयर के लिए, जहाँ जहाँ पे हमने कुछ स्कीम्स लेके आए हैं, उन स्कीम्स के थ्रू हम कुछ पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, पैसा एलोकेट कर रहे हैं, तो वो सारा चीज़ हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। और इस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी की है, 42,000 करोड़ है। और उसके बाद जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसके ऊपर हम कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो हमने काम किया है, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, बाद में रिटर्न में हमें कुछ मिलेगा भी, ठीक है, तो वो 5,000 करोड़ है। और इसमें लोन डिसबर्स्ड हमारे पास 20 करोड़ है, ठीक है। और इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारे पास कितनी है, दैट इज 5,000 करोड़। अब टोटल एक्सपेंडिचर का हमारे इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, 5,562 करोड़ है। तो देखिए ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि मतलब हमारे पास डेट ज़्यादा है तो इंटरेस्ट भी हम ज़्यादा देंगे, ठीक है। इनमें आपने क्या ध्यान रखना है, इनमें आपने ध्यान रखना है कि किस तरह से जो है ये लास्ट ईयर न्यू ईयर जो है कैसे चेंजेस आए हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे। और प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि मान लो ये पूछ सकते हैं कि आपको इनको अरेंज करो, टोटल जो जो भी ये हमारे जो रेवेन्यू सीट्स के कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनकी जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है उनको बताओ, या मैच ऑफ द फॉलोइंग करके परसेंटेज कंट्रीब्यूशन पूछी जा सकती है, या सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी कंट्रीब्यूशन पूछी जा सकती है। तो इस कंटेक्स्ट में ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ठीक है। तो 38,000 में से सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, अभी फिलहाल देखें तो टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडिंग सेंटर शेयर। इसको आगे हम फर्दर तोड़ भी देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आगे वाले डायग्राम पे चलता हूँ, देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रिसीट्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना है अपनी कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रिसीट्स, जिसमें जो स्टेट के ऑन टैक्स रेवेन्यू है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, एक्साइज कस्टम्स हो गया, ठीक है, तो 25.1 है। अगर हम सेंट्रल की बात करते हैं जैसे जीएसटी एंड ऑल, तो 16.3 है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर हमने इनको ऐड कर देते हैं तो वैल्यू, टोटल वैल्यू जो बन रही है हमारे टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज की तो ज़्यादा बन रही है। लेकिन अगर हमने इसको अलग अलग कर दिया ना, स्टेट के ऑन टैक्स रेवेन्यू को अलग कर दिया और शेयर इन सेंट्रल टैक्स अलग कर दिया, तो इसमें 25.1% जो है ऑफ टोटल रिसिप्ट्स आ रही है इसकी, तो वो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में देखिए तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है रिसिट्स में, टोटल रिसिट्स में, वो किसकी है, वो आपकी है इकोनॉमिक सर्विसेज। इकोनॉमिक सर्विसेज मतलब वही सारी चीजें, सेल ऑफ पावर या कुछ और फर्दर तरीके से हमने कुछ अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, वहां से जो इनकम आ रही है, तो 4.6% है। ये ध्यान रखना है आप ये चीज, राइट, ठीक है, सेल ऑफ पावर, वाटर एंड अदर थिंग्स। और सोशल सर्विसेज और जनरल सर्विसेज 0.5-1%, ठीक है। हमारे जो इंटरेस्ट रिसीट्स हैं, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स हैं, कहीं हमने इन्वेस्ट किया है वहां से कुछ रिटर्न आ रहा है, हमें रिटर्न आ रहा है, तो वो 0.5 है, मतलब बहुत ही नॉमिनल है। इन परसेंटेज को भी आप यहाँ पे देख लें, हो सकता है कि आपको इनके कंपोनेंट्स के बारे में भी पूछ लिया जाए, नॉन टैक्स रेवेन्यू के कंपोनेंट्स के शेयर के बारे में भी पूछ लिया जाए, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछ लिया जाए प्रीलिम में, तो आप उस कंटेक्स्ट में भी अपने आप को प्रिपेयर कर लें। उसके बाद ग्रांट्स इन एड एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, इसमें ग्रांट इन एड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे आप। देखो इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि 21-22 की बात करें तो 37.6 जो था परसेंटेज थी ऑफ टोटल रिसीट्स हमारी ग्रांट इन एड की, और जो कि अब कम होती दिख रही है,
ठीक है 25.2 पहुंच चुकी है 2023-24 में। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स, ठीक है। अगर हम टर्म्स में वैल्यूज के बारे में बात करें इन एब्सोल्यूट टर्म्स, तो ग्रांट इन एड हैज रिड्यूस्ड टू 13,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 वर्स्ट एस्टिमेट्स कंपेयर टू 17,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23, ठीक है, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। तो आप इस कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है, इन चीजों को। और बाकी जो नॉन डेट कैपिटल एसेट्स हैं वो 26 करोड़। तो देखिए ये नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ मेजर फिस्कल इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट। मेजर फिस्कल इंडिकेटर्स जो मैं कह रहा था कि प्रीलिम्स में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ग्रोथ किसने कैसे ग्रो किया है। तो जो लास्ट उसमें जो फिगर में मैंने बताया आपको कि प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर देखना है, वैसे उन वैल्यू के टर्म से आप देख सकते हैं। लेकिन आप इस फिगर को भी थोड़ा देख लें तो और अच्छा आपके लिए होगा। इसमें एग्जाम प्रीलिम्स में बन सकता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, या असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं बोलूँ मैं, तो इस तरह से बोल सकता हूँ कि आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ सकते हैं, ठीक है। एक तरफ दिए है कि रेवेन्यू आपकी टैक्स रेवेन्यू दिए हैं, और एक तरफ नॉन टैक्स रेवेन्यू दिए हैं, ग्रांट इन एड दिए हैं, आपके पास फर्दर कुछ फिगर्स दिए हुए हैं उसने उनमें कितना ग्रोथ देखा गया है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग करके आ सकता है। मतलब आपने जस्ट इन फिगर्स को टर्म्स को अच्छे से नोट कर लेना है। जैसे -2.43 का नेगेटिव ग्रोथ है किसमें, पूरी की पूरी हमारी रेवेन्यू रिसीट्स में, जिसमें से टैक्स रेवेन्यू की इंक्रीमेंट है, ग्रोथ है, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू उसमें भी ग्रोथ है 14-14% का। आसान है याद करना, 14-14% का ग्रोथ है टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ग्रांट इन एड कम हुए हैं -24%। ग्रांट इन एड में कमी आई है, टैक्स रेवेन्यू बढ़े हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी बढ़े हैं, ठीक है, रिसीट्स बढ़े हैं। तो और साथ में इंटरेस्ट पेमेंट्स में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इंटरेस्ट हमारा बढ़ा है 16.25 इंटरेस्ट पेमेंट्स में। एक्सपेंडिचर में देखिए तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कम हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर देखिए तो कम हुआ है, -15% की नेगेटिव ग्रोथ है, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की -5.35% की जो है वो क्या है, ग्रोथ है, और -17% की ग्रोथ किसमें है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में है, ठीक, कम हुआ है एक्सपेंडिचर हमारा। ओवरऑल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो -15% हमारा कम हुआ है। तो ये जो हम देखेंगे ना यहाँ पे एग्जामिनेशन से कि जो रेवेन्यू रिसीट्स है टोटल वो -2.43 जो है कम हुई है, और जो एक्सपेंडिचर है वो -15.04 जो है वो कम हुआ है। तो इनको भी अगर आप अच्छे से ध्यान में रख लें, बिठा लें, तो बहुत बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को थोड़ा देख लेंगे यहाँ पे। तो आपने ये एग्जामिनेशन से ध्यान रखना है कि जो हमारा शेयर है ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर वो कुछ इस तरह से है। रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर का कितना है, 79% शेयर है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का है वो 9.74% शेयर है। तो इन फिगर को भी आप एग्जामिनेशन से नोट कर लें अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं, कंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी थोड़ा और हम देख रहे हैं एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। देखो HPS की नोटिफिकेशन आने वाली है, लाइट्स की एग्जामिनेशन भी जो है आपका हो जाएगा 2-3 महीनों में, मे बी आफ्टर इलेक्शन, और उसके बाद उसमें जो वैकेंसीज अभी एडअप हुई हैं वो आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 60 क्वेश्चन लाइट में पूछे जाते हैं हिमाचल से। तो इकोनॉमिक सर्वे की जो वैल्यू है, महत्व है, बहुत ज़्यादा है। जितना बार रिवाइज करोगे और जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखिए प्रीवियसली पूछा गया है इस सेक्शन से भी क्वेश्चन, जिसमें हमारा अगर हम देखें तो जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं, और उनकी इस तरह से कुछ कंट्रीब्यूशन है। अब देखो यहाँ पे पहली चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, सैलरी एंड वेजेस की हम बात करें तो सैलरी और वेजेस ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में 16,144 करोड़ के आसपास, ठीक है। और इनका परसेंटेज टोटल कितना है, 30% है ऑफ टोटल योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो सैलरी एंड वेजेस का 30%, और काफी ज्यादा हुआ है खर्चा सरकार का इसके ऊपर होता है, सैलरी एंड वेजेस के ऊपर। उसके बाद खर्चा पेंशन के ऊपर है, कितना है ये 8,000 करोड़ का है, और 16% है। तो पेंशन के मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेंशन के कितना है 8,694 करोड़ के आसपास है, और साथ में परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितनी 16% है। ये आप नोट करें अच्छे से, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंटरेस्ट पेमेंट हम देखें, बाकी जिनके बारे में ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपने नोट नहीं करना है। इंटरेस्ट पेमेंट 5,562 है, ठीक है। इंटरेस्ट है, अगर हम बात करें इंटरेस्ट की बात करें तो 5,562 करोड़ है, और 10% ये इसकी कंट्रीब्यूशन है ऑफ टोटल अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की। और टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर जो हमने करना है वो 30,000 करोड़ है। सबसे ज्यादा ये है जो हमने अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर जो हम खर्चा कर रहे हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है, और डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, वो 30,000 करोड़ है और 56% है। तो कमिटेड एक्सपेंडिचर कितना है, 30,000 करोड़ है, 400 करोड़ है, ठीक है। तो दैट इज अबाउट 56%। तो अगर ये कंपोजिशन आप कर लें मेंस के कंटेक्स्ट में भी,
या ओवरऑल प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब्सिडी आप देखेंगे तो सब्सिडी का 1244 करोड़ है, 2% कंट्रीब्यूशन है, जो कि बहुत नॉमिनल है। नेक्स्ट है डेट पोजीशन हमारी स्टेट की। डेट हम देखें तो डेट को इन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया है, देखिए पब्लिक डेट है और साथ में पब्लिक अकाउंट्स एंड अदर लायबिलिटीज हैं, और पब्लिक डेट में इंटरनल डेट और लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। लेकिन आप देखिए तो 46,000 करोड़ पब्लिक डेट है। जो भी हम पब्लिक डेट में हम बात करते हैं, जो भी बड़ी हमारी बाहर की एजेंसीज हैं या उनसे हमने लोन लिया है, या हमारी आई मीन जो पहले तो डेट कैसे होता है, सरकार कैसे डेट लेती है, बॉन्ड्स इशू करती है, सिक्योरिटी बॉन्ड जो है वो इशू करती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली लोन मिलता है, ठीक है। वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है। डेट जो है तो बाहर की एजेंसीज होती हैं, हमारी एडीबी हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या ये पैसा दे रहा है, लोन दे रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है, या कुछ हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कुछ जो है वो मल्टीपल कंपनीज हैं, वो फंड दे सकती हैं, पैसा दे सकती हैं, ठीक है। तो वो सब आ जाता है। पब्लिक अकाउंट एंड अदर लायबिलिटीज, कुछ और लायबिलिटीज होती हैं सरकार की, वो इतनी है 17,000 करोड़ के आसपास अब बैठती हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ, अगर आपने इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ा है तभी आप इन टर्म्स को अच्छे से समझ भी पाते हो। एंड आई होप कि आप एक सिविल एस्पिरेंट हो तो इकोनॉमिकल टर्म्स जो है वो आपको अच्छे से पता है। टोटल लायबिलिटीज कितनी है ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 63,035 करोड़ है। और ये भी ध्यान रखना है कि 21-22 की बात कर रहे हैं, ये 23-24 की बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने पुराना डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये ऐसा इन्होंने क्यों किया है ये इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। 2021-22 का डेटा है ये, 63,000 करोड़ का डेट यहाँ पे बताया जा रहा है। और परसेंटेज कितनी है ये भी बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, अगर प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है। 37%, 37% की जो है हम अगर हम देखें तो आपने डेट टू जीडीपी रेशियो के बारे में बात आपने सुना होगा, ठीक है। डेट टू जीडीपी, तो अगर डेट बहुत बड़ा हो ज़्यादा हो जाता है और जीडीपी कम रह जाती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल वाला पार्ट हो जाता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसका डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो 37% है हमारा आई मीन ऑफ टोटल, अगर हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीएसडीपी, तो पूरी की पूरी हमारी हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी जैसे 1,72,000 करोड़ के आसपास है, तो उसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन हम देखें तो 37% है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, जेंडर बजट की हम बात करते हैं कि हम अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम कैसे कैसे जो है वो जेंडर इक्वलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जिसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे एजुकेशन स्किल्स में हम किस तरह से जो है वो जेंडर इक्वलिटी को लेके आ रहे हैं, इकोनॉमिकल पार्टिसिपेशन में कैसे कर रहे हैं, लीडरशिप एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में कैसे जेंडर इक्वलिटी को देख रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड एक्सेस टू जस्टिस, उसमें कैसा खर्चा हम कर रहे हैं, पॉवर्टी रिडक्शन एंड हेल्थ एंड वेलबींग में भी हम जेंडर इक्वलिटी को देख के चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो हमारा जो उस तरह से जो है एक बजटिंग निकलती है, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखना कि जो बजट एस्टिमेट्स हैं लाख में, ये ध्यान रखना लाख में है। एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और स्पेशली एबल्ड जो है, और जिसमें 100% वुमेन है, उनके लिए जो खर्चा है वो 21,000 लाख है। और जो कैटेगरी 2 में मतलब 100% वुमेन नहीं है, मतलब और भी मतलब जैसे लोग हैं मतलब उसमें क्या है कि और लोगों को भी हक है, मतलब मान लो कि कोई ऐसी स्कीम है जिसमें 50-50 है, वुमेन के लिए 50 है, ठीक है, और दूसरों के लिए क्या है 50 है। तो इसमें क्या है कि 100% जो है वो वुमेन का है, तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अकॉर्डिंगली है। और इसमें इस तरह से बताया हुआ है कि 43 जो है हमारा, इस तरह से हम देखें कैटेगरी वाइज जेंडर बजट को हम देखें तो कितना लाख का है ये, 40, ये है आपका जैसे कि कितना हो गया ये 430 to 45 लाख, अगर हम इसको देखें 430 to 45 लाख, ठीक है, मतलब 4 लाख, ठीक है, 4 लाख के आसपास जो है इस तरह से इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, मतलब 430 करोड़ के आसपास, अगर मैं ठीक हूँ, ठीक है। सो इस तरह से है कुछ, आई मे बी रॉन्ग है, आपके पास ये फिगर यहाँ पे है, ठीक है, कितने करोड़ बना वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे, ठीक है। सो इस तरह से जेंडर बजट को भी यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन, इसके बारे में इसके कंटेक्स्ट को लेकर तो एक अलग चैप्टर था लास्ट ईयर में, आप इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। इसमें ध्यान रखना यहाँ पे क्या बात की गई है कि डिपार्टमेंट वाइज है, एक आपका एक पर्पस वाइज है। डिपार्टमेंट वाइज का मतलब क्या होता है कि मान लो कि जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट एंड योर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इसमें एनवायरमेंटल रिसर्च एंड इकोलॉजिकल रीजनरेशन है। तो मतलब इसका जो पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को और अच्छा करने के लिए क्या R&D की जा रही है, वो है ये चीज़ें, ठीक है।
इसमें आप देखोगे कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अगर हम डिपार्टमेंटल वाइज करते हैं तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो स्ट्रक्चर को, इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर जो हम R&D कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा है, 810 करोड़ के आसपास है, मतलब लाख में दिया हुआ है, ठीक है, 81,000 लाख, ठीक है। और बाकी रिस्पेक्टिव फिगर्स आप एक बार नोट कर लें, पर इसमें सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, उतना ही ध्यान देना, बहुत ज्यादा फिगर हमने याद नहीं करने। और साथ में देखो, अगर हम पर्पस वाइज करें, मतलब अब मान लो कि जैसे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी, मतलब हम पर्टिकुलर किसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उसके ऊपर क्या R&D कर रहे हैं, राइट। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे एजुकेशन का दिया है, एजुकेशन में मतलब जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, उसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो कैसे वर्क कर रहा है, उसके ऊपर R&D के ऊपर हम कितना खर्च कर रहे हैं, वो ये है। अब उसी में हम एजुकेशन में अगर हम कुछ और ले लें, ठीक है, जैसे कि हायर एजुकेशन ले लिया, हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन में हम कितना खर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ हमें पर्पस वाइज कर लिया कि हायर एजुकेशन ले लिया और यूनिवर्सिटी एजुकेशन ले ली, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा R&D के ऊपर किया जा रहा है। और बाकी रिस्पेक्टिव आपके पास इस तरह के फिगर है, ठीक है, जिसमें एनवायरमेंटल रिसर्च और एजुकेशन के ऊपर भी हम 1158 लाख जो है हम खर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा कितना है, 1 लाख के आसपास, मतलब 1047 करोड़ के आसपास ये होगा, ठीक है, वैल्यू होगी। तो इस कंटेक्स्ट में इन चीजों को आप ध्यान रखोगे। और आगे है यहाँ पे लिखा हुआ है R&D एक्सपेंडिचर एज द परसेंटेज टू GSDP एंड टोटल एक्सपेंडिचर। अब इस चीज में देखेंगे कि R&D का जो हमारा टोटल R&D है ऑफ टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर के कितना परसेंट है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन से। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे इसका कि 2023-24 का 2.09% है, ठीक है, हमारा R&D ऑफ टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर ध्यान रखेंगे इस चीज का। और 0.54 है जो कि हमारा कितना है, ऑफ टोटल GSDP R&D का जो के ऊपर जो हम खर्चा कर रहे हैं, टोटल GDP का कितना कर रहे हैं, 0.5% कर रहे हैं। और R&D के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर वो कितना है, 2.09% है। इन बातों का भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन से ये इंपॉर्टेंट है। ये था चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 में आपके पास बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है, हमारा जो भी पूरा नेटवर्क है, ठीक है, बैंकिंग का, वो कैसा है, कौन कौन से फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं रिसेंटली। क्योंकि देखिए सही तरह से इस चीज़ का भी ध्यान रखना, इस चीज़ को भी मैनेज करना एक हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कैसे हमने लोगों को इंक्लूड किया है, कैसे हमने इनिशिएटिव लिए हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव लिए हैं, कौन कौन सी बॉडीज हैं जो हमारी रूरल पॉपुलेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उनके डेवलपमेंट को लेकर ध्यान रख रही हैं, वो सारा इस चैप्टर में यहाँ पे दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, यहाँ पे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं बोलूंगा तो आपने वो अच्छे से सुननी है तसल्ली से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रश्न बने हैं, पहले प्रीवियस ईयर्स में बने हैं, पूछ लिया गया है कि PNB बैंक की ब्रांचेस इतनी है, नंबर ऑफ ब्रांचेस इतनी है। तो आपने एक जो जनरल सा आपने एक अच्छा सा यहाँ पे आइडिया लेना है, बहुत सारी चीजें याद करनी नहीं बैठना है आपने। ओवरऑल देखें तो देखो एरिया वाइज हम देखें, मान लो एरिया वाइज बैंक को देखें तो रूरल में 1760 ब्रांचेस हैं। टोटल कितनी है पहले, 2292 ब्रांचेस है, नंबर ऑफ ब्रांचेस है हमारी ओवरऑल बैंक ब्रांचेस, जिसमें रूरल में 1760 है, अर्बन से सेमी अर्बन में 429 है और अर्बन सेंटर शिमला में 103 है, तो 2292 है। उसमें से पब्लिक सेक्टर बैंक जो हमारे हैं, जिसमें से PNB की सबसे ज्यादा ब्रांचेस है 350, ध्यान रखना, स्टेट ऑफ बैंक इंडिया की 349 है, 181 यूको बैंक है और अदर्स 290 है। तो ये SBI और PNB की याद कर लेना, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे ज्यादा किसकी है, ये ध्यान रखना, 103 SDFC की है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि SDFC की सबसे ज्यादा ब्रांचेस है, और उसके बाद ICICI की 55 है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें 21 और अदर्स जो है 88 है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टोटल कितनी है, 267 है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स 1170 बैंक ब्रांचेस हैं। और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की कितनी है, 274 है, पेमेंट बैंक है 13 है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक की ब्रांचेस 241 है, इनको भी ध्यान रख लेना आपने, ठीक है। 568, अगर हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक को देखें तो 568 है, जिसमें से स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, अदर्स, ये सबका कंपोजिशन है, ठीक है। लेकिन आपने ये नंबर थोड़ा ध्यान रखना है, 568, यहाँ पे इनका भी थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो जो भी दिया गया है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो अब अटेंशन दे दें, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हाँ पहले पूछा गया तो अभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा आप नोट्स में कर लें तो चीज़ें माइंड में रहती है, नोट्स में अपने लिख लिया चीज़ों को, ठीक है। और बाकी ये भी एग्जाम स्टेटमेंट के थ्रू पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा किस जिले में है ब्रांचेस, दैट इज कांगड़ा, 425 बैंक ब्रांचेस हैं, ये भी स्टेटमेंट आ सकती है। और साथ में लोएस्ट लाहौल स्पीति में 26 ब्रांचेस है, बैंक ब्रांचेस है, ठीक है। आगे चलते हैं ना, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपके प्रीलिम्स कंटेक्स्ट में
मे बी को यहाँ से कुछ पूछा जा सकता है, और मेंस के कंटेक्स्ट में तो इंपॉर्टेंट है ही है, एक पूरा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव आई हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली, ठीक है, नहीं हिमाचल प्रदेश, तो उसके बारे में बताइए। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बहुत बार बात हो रही है, बहुत सालों से हो रही है। अभी तक 18 लाख तक अकाउंट्स बने हैं इस योजना के तहत, और इसकी जो लॉन्चिंग डेट है थोड़ा माइंड में आप रखें इनको भी, ठीक है, ये तो पता होनी चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो पुरानी पुरानी स्कीम्स हैं। और इसमें सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम्स हैं, इस स्कीम के अंदर प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आपकी जो एक्सीडेंटल डेथ कवरेज होती है बेसिकली इंसान की, अगर आपने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर किया, इंश्योर्ड किया है, तो आपको 2 लाख तक की कवरेज मिलती है। अगर आप पार्शियल परमानेंटली हैंडीकैप्ड है तो 1 लाख तक की कवरेज दी जाती है। ये क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और उसके बाद एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि एजेस जो है ये भी पूछी जाती है एग्जाम में समटाइम्स, 18 से 70 साल तक के लोग इसमें कवर होते हैं, और 20 रुपए पर एनम जो है वो आपका प्रीमियम जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटल डेथ है, इसमें किसी भी कॉज से अगर आपकी डेथ होती है तो अगर आप इंश्योर्ड हैं तो आपको कवरेज 2 लाख तक की कवरेज मिलती है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि जो भी होल्डर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स फ्रॉम 18 टू 50 ईयर्स, वो इसमें आते हैं, स्कीम के अंदर आते हैं, और 436 रुपए का साल का प्रीमियम जाता है। अटल पेंशन योजना है, इसमें भी आपकी जो एज का ध्यान रखना है कि 60 ईयर्स तक की 18 से 40 साल तक के ही लोग जो है इसमें इनरोल हो सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और 18 से 40 जब भी किसी भी एज में अगर आप अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई करते हो, तो जब 60 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कितना आपने प्रीमियम पे किया है उसके अकॉर्डिंगली आपकी 1000 या 2000 या 3000 या 4000 5000 जो है वो आपकी पेंशन लग जाती है। तो ये सारी एक तरह की सरकार की जो है वो इनिशिएटिव्स होते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो जोड़ा जाएगा, और वो अपना खाता खुलवाएंगे, ठीक है, और इस स्कीम के थ्रू जो है अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि जितना इकोनॉमी में पैसा घूमेगा उतना ही अच्छा है, ठीक है, फाइन। फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स में और फर्दर क्या चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आपको पता होगा, शिशु किशोर तरुण, आपकी जो किशोर और तरुण, इस तरह की मुद्रा लोन्स दिए जाते हैं, 10 लाख तक का जो लोन मिलता है, ठीक है। और ये किस समय पे, बहुत पहले की ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है, ये इनका आपने ध्यान रखना है। जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, इसमें क्या होता है कि लोन जो है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक दिया जाता है बाय द बैंक्स। शेड्यूल कास्ट, हर ब्रांच में एक न एक शेड्यूल कास्ट को ये स्कीम मतलब स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। हर शेड्यूल ट्राइब का भी उसमें होना चाहिए, कोई बोरोर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 वुमन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि हर बैंक में ये स्कीम इस तरह से इम्प्लीमेंट होगी। और फाइनेंशियल अवेयरनेस की और लिटरेसी कैंपेन्स भी सरकार चला रही है, इनका भी आपने ध्यान रखना है। आगे फर्दर इम्प्लीमेंट की जा रही है कुछ गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसे कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस नाम से पता चल रहा है कि रूरल लाइवलीहुड मतलब कि हमारी जो रूरल पॉपुलेशन पता है कि 90% है, उनका लाइवलीहुड को लेके क्या क्या जो है वो आप उनको बैंक्स जो है उनको फंडिंग कर सकते हैं, उनके वेंचर, छोटे छोटे वेंचर्स उन्होंने ओपन करने हैं, या सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको पैसा फंड करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस स्कीम के तहत होती हैं, और इतनी बेनिफिशियर्स अभी तक जो है उन्होंने कहा है कि हमने टारगेट किया है 100 करोड़ तक का, हमने फंड जो है वो बैंक्स ने जो है वो एलोकेट किए हुए हैं इतने बेनिफिशियर्स को अंडर द स्कीम। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड स्कीम भी वैसी है, लाइवलीहुड मिशन भी वैसा है। अर्बन एरियाज में जो छोटे छोटे वेंचर्स जो ओपन करना चाहते हैं उनको किसी तरह से जो है कमी ना आए, वो और उनको अगर कोई किसी तरह की जो क्रेडिट की कमी पड़ रही है तो क्रेडिट जो है वो बैंक्स उनको प्रोवाइड कर दे, ठीक है, और वेरी मिनिमम इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर लोन प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इसमें भी यही है। मान लो कोई एंटरप्रेन्योरशिप में अपना कुछ करियर बिल्ड करना चाहता है, या कोई भी पर्सन जो है, ठीक है, तो उनको एक लोन दिया जाता है, कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। ये भी कुछ चल रहे हैं, ठीक है, कुछ स्कीम्स जो है चल रही हैं। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो चल रहा है, इसमें जो स्टेट हमारी जो कौन सी एजेंसीज हैं जो इम्प्लीमेंट कर रही हैं स्कीम को, दैट इज KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है, एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, इनका ध्यान रखना है। और कुछ साथ में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने सुना होगा, किसानों के खाते क्रेडिट कार्ड बनते हैं, उनके खातों में कोई भी किसी तरह की पैसों की कमी अगर होती है, उनकी अपनी खेती करने के लिए, ठीक है, तो उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाता है। तो इन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए हैं, इतने फार्मर्स को बेनिफिट मिला है, ये इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आगे बात एक ये भी पता होना चाहिए मेंस के कंटेक्स्ट में कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, RSETI को कहते हैं। तो ये RSETI क्या है कि ये क्या कर रहे हैं, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, मतलब जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट
जो है वो उनको प्रोवाइड की जाती है, वाई डिफरेंट बैंक्स वो फंडिंग करते हैं इसके लिए, ठीक है। ये 10 जिलों में है, किन्नौर और लाहौल स्पीति में नहीं है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपके पास जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाबार्ड आता है, मेंस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में, मेंस में प्रश्न नाबार्ड का पूछा जा चुका है कि कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव है जो नाबार्ड के थ्रू जो है वो हमारे स्टेट में लिए गए हैं। तो नाबार्ड आपको पता है एक हमारा नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड है फॉर द रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, योर नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये 1982 में एस्टेब्लिश किया गया था। देखिए इसका काम क्या है, ये इसका काम है कि पूरा ओवरऑल द इंडिया हमारे जो रूरल पॉपुलेशन है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए उनके अपने खुद की जो इनकम है वो रेज हो, उसका उन चीज़ों को इंश्योर करना है। तो बहुत ही एक अच्छा ये इनिशिएटिव लिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक कानून के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और देखिए इसमें अब जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव लिए गए हैं ना, तो कुछ फंड्स हैं, उन फंड्स का आपने ध्यान रखना है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सबसे बड़ा फंड है, जितना भी रोड्स ब्रिजेस गाँव में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, ठीक है, तो ये अपना जो है वो सरकार को बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी में जो है वो क्या करता है, मतलब एक यू कैन से दैट कि पैसा देता है सरकार को और उसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से है ये चीज़। और साथ में टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन फंड, ये अभी नया नया ऐड हुआ है ये फंड, मतलब टेक्नोलॉजी जो फार्मर्स हैं जो टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में जिनको दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, तो दिक्कतें ना आए और किसी तरह की कमी ना पड़े पैसों की, ठीक है, तो उस तरह से जो है फंड यूटिलाइज किया जा रहा है उनके लिए। क्योंकि हमें पता है कि आगे अगर हमने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, फार्मर्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ होना है, उनकी इनकम को इंक्रीज़ करना है, तो टेक्नोलॉजी तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये भी एक नया फंड इंट्रोड्यूस किया गया है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जैसे कि न्यू एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, इसे लाया गया है, मतलब नाम से पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा, सब्जियां मंडियां बिल्ड की जाएंगी, काइंड ऑफ उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं कि उनकी अच्छे से मार्केटिंग हो जाए, वो अच्छे से जो है अपने अच्छे दामों पे जो है उनकी सब जो है वो भी जो भी उनका प्रोड्यूस है वो बिक सके, ठीक है। तो ये है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये नया आया है। इसके तहत जो है स्टेट ऑफ आर्ट फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर एट काफ फार्म गगरेट में, ये अभी भी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट ऊना में एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और मतलब ये चल रहा है, उसके तहत मतलब इसको एस्टेब्लिश करने की जो है बात हो रही है बाई 31 मार्च 2025, ऐसा ही कह रहे हैं। बट यू शुड नो, ये प्रीलिम्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, फैक्ट आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और उसके बाद देखिए माइक्रो क्रेडिट जो है ये भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है इनिशिएटिव है नाबार्ड का। माइक्रो क्रेडिट में मैक्सिमम सपोर्ट मिलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, तो उनको एक पर पैसा दे दिया जाता है, ठीक है, मतलब जो भी उनको अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, तो अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको पैसा दिया जाता है। किसी इंडिविजुअल को वहाँ से कुछ पैसा चाहिए तो वो फिर जो है वो पैसा उस इंडिविजुअल को मिल जाता है अपने जो भी उनका प्रोड्यूस है उसको बड़ा करने के लिए, ठीक है, वो पैसे लेता है, पैसे को यूटिलाइज करता है और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे जो है वो फिर बाद में लेटर ऑन जो है लोन को जो है वो वापस भी कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से माइक्रो क्रेडिट जो इनिशिएटिव है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ इसको हम बोलते हैं। तो नाबार्ड की जो है हेल्प से नाबार्ड जो है क्या कर रहा है, एफपीओ को एस्टेब्लिश करने में जो है वो काफी हेल्प कर रहा है, फंड भी दे रहा है, जिसमें नाबार्ड ने भी सैंक्शन किया है इतना 13 करोड़ रुपए, ठीक है, एफपीओस 124 एफपीओस अक्रॉस 12 डिस्ट्रिक्ट्स। इनका काम होता है एफपीओस का, जो भी प्रोड्यूस है, फार्मर प्रोड्यूस है, उनको प्रोसेस करता है, मार्केटिंग करता है वेजिटेबल्स की, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स की, मिल्क एंड फ्लावर्स की, तो उसको आगे फर्दर क्या करेगा, उसकी मार्केटिंग भी करेगा, प्रोसेसिंग भी करेगा, मार्केटिंग भी करेगा, ताकि फार्मर्स की ओवरऑल इनकम जो है वो अच्छी रहे। तो ऐसे एफपीओस भी डेवलप हुए हैं, एस्टेब्लिश किए गए हैं बाय नाबार्ड। और ट्राइबल डेवलपमेंट फंड है, इसके थ्रू भी कुछ 14 ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। और वाडी प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश किए गए हैं इस फंड के तहत। और कुछ डेयरी यूनिट्स को भी एस्टेब्लिश किया गया है। वाडी प्रोजेक्ट क्या है कि स्मॉल ऑर्चर्ड्स जो है वो उनको एस्टेब्लिश किया गया है, और उनको एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ भी फंड की रिक्वायरमेंट है ट्राइबल लोगों को, तो वो फिर पूरा नाबार्ड जो है उनको फंड कर रहा है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वाटरशेड डेवलपमेंट, पता है कि आपको इसमें हमारे जितने भी वाटरशेड डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट चलते हैं, इसमें हम फोकस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड, ठीक है, हमारा लैंड, वेजिटेशन, सॉइल, ठीक है, वाटर, सब इस चीज़ में आ जाते हैं, जिससे क्या हो कि ओवरऑल जो फार्मर्स जो है अपने आप को फर्दर और अच्छे से बिल्ड कर पाए, उनकी जो ओवरऑल इनकम है उसके ऊपर
कोई उनको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मतलब इस तरह के जो है वो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं, 10 जिलों में चल रहे हैं, ठीक है। और इतना हेक्टेयर्स जो है इन्होंने अभी कवर किया है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने। तो ये ध्यान रखना है कितने टोटल, कितने 50 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो नाबार्ड ने भी फंड किए हैं 300 गाँव में। तो ये बड़ा कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि एग्जामिनेशन में प्रीलिम में पूछ ले जाए कि वाटरशेड डेवलपमेंट 50 है, कितना हेक्टेयर है एरिया इन्होंने कवर किया है, इतना हेक्टेयर किया 38,000, और साथ पे कितने बेनिफिशियरी विलेजेस हैं 300 विलेजेस। तो आप इनको भी आप ध्यान रखें। और आगे एक आती है बॉडी नाबकॉन्स, ये नाबार्ड की ही कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ठीक है, जिसके तहत कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो है कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसमें पहला है कि एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट, जो कि पराला और खड़ा पत्थर में चल रहा है, एंड दैट इज नाबकॉन्स इज हेल्पिंग टू हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड इन दिस टर्म, ठीक है। और सेटिंग अप PMU प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स अंडर द एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एट द स्टेट लेवल इन हिमाचल प्रदेश, ये कुछ नाबकॉन्स कर रहा है। नाबकॉन्स इम्पैक्ट असेसमेंट जो स्टडी है वो कर रहा है ऑन बाय दी इस स्कीम के तहत जो होनी चाहिए, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, ठीक है, उसका भी इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कर रहा है, इम्पैक्ट इवेल्युएशन स्टडी कर रहा है ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन हिमाचल प्रदेश। नाबकॉन जो है वो सेंट्रल एक टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी भी है, हमारी जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है उसके लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और सोशल इम्पैक्ट जो असेसमेंट है, ठीक है, ऑफ CSR प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय SJVN सतलुज जल विद्युत निगम, उसके अकॉर्डिंगली भी ये अपनी जो है वो अपना काम कर रहा है, कंसल्टेंसी जो है दे रहा है, ठीक है। तो ये नाबकॉन्स है। और ये देखो सारे जो भी मैंने चीजें बताई कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। नाबार्ड ऑन क्लाइमेट चेंज को लेके भी ये फंड, इसके जो नाबार्ड जो है अपना पैसा देता है, अपने फंड्स देता है, ठीक है, जिसमें से कुछ हमारे हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे जगहों पे रिसेंटली नाबार्ड ने कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं, जैसे सिरमौर जिले में। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, जैसे कि कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे पता है कि ड्रॉट कुछ प्रोन एरियाज हैं और क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, फार्मर्स को कैसे ट्रेन करना है, कैसे निपटना है, कैसे टैकल करना है ऐसी चीज़ों को लेके। तो कुछ जो भी फंडिंग की जो भी रिक्वायरमेंट है तो फंड जो है नाबार्ड प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें से कुछ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट फैसिलिटेटेड क्लाइमेट फोकस्ड प्रोजेक्ट टाइटल सस्टेन्ड livelihoods of agriculture dependent communities in drought prone districts of हिमाचल प्रदेश, ठीक है, थ्रू क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशंस। जो क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशन के ऊपर जो भी खर्चा है तो वो फर्दर जो है वो इस फंड के थ्रू जो है क्लाइमेट चेंज फंड के थ्रू जो है वो नाबार्ड दे रहा है। और साथ में ध्यान रखना है तो प्रोजेक्ट जो है लोकेटेड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और कितने करोड़ है 20 करोड़ का बजट है, ठीक है, जो कि अभी मिला है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और साथ में नाबार्ड ने भी डिसबर्स किया 19 करोड़ अलग से, ठीक है, ऑन दी स्टेट, ठीक है। तो 2024 तक जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो एक्सटेंड कर रहा है। तो आई मीन इन चीज़ों का आपने सब ध्यान रखना है। जो भी बातें मैंने की इस पूरी की पूरी वीडियो में, आई होप कि आपने अच्छे से माइंड में डाली होंगी, और आई होप कि ये सारा कंटेंट कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में आए और आपको हेल्प मिले, ठीक है। आपने रिवाइज करना है, और आई होप कि आपने अच्छे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो अपने अच्छे से नोट किए होंगे, ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। तैयारी अपनी अच्छी से करते रहिए। थैंक यू।